जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 16 मई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे अधिक मेडल किसने जीते हैं? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो दोस्तों, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए जाते हैं इसमें भारत के लगभग सभी राज्य शामिल होते हैं, यानी सभी राज्यों के एथलीट इसमें शामिल होते हैं। तो 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया है। सबसे पहले हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद मेडल टैली को देखेंगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो आयोजन हुआ है यह बिहार राज्य में हुआ है और 2025 में इन खेलों का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। जो पहला संस्करण था ये 2018 में हुआ था, अब 2025 में इसका 7वां संस्करण हुआ है। इसका आयोजन 4 से लेकर 15 मई 2025 के बीच में किया गया है। इस पूरी प्रतियोगिता में 5000 से अधिक एथलीट शामिल हुए थे और 26 खेल इसमें शामिल किए गए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो आयोजन है यह बिहार के पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय जैसे शहरों में आयोजित किया गया था। दोस्तों, कुछ खेल ऐसे थे जिनका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, जैसे शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग। क्योंकि ये सुविधाएं पटना, राजगीर, गया जैसे शहरों में नहीं है, इसलिए ये प्रतियोगिताएं नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की जो मेडल टैली है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर राजस्थान, चौथे स्थान पर कर्नाटक और 5वें स्थान पर दिल्ली रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो इसने 58 गोल्ड मेडल जीते हैं और 47 सिल्वर मेडल, 53 ब्रॉन्ज मेडल और 158 कुल मेडल जीते हैं। हरियाणा ने 39 गोल्ड, 27 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज और 117 कुल मेडल जीते हैं। राजस्थान की बात करें तो 24 इसने गोल्ड मेडल जीते हैं, 12 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज, इस प्रकार से 60 मेडल जीते हैं राजस्थान ने। चौथे स्थान पर कर्नाटक रहा है जिसने 17 गोल्ड, 26 ब्रॉन्ज, 26 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल 15 जीते हैं और कुल 58 मेडल जीते हैं। दिल्ली ने 16 गोल्ड, 20 सिल्वर, 32 ब्रॉन्ज, इस प्रकार से 68 मेडल जीते हैं दिल्ली ने। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 16 मई को कौन सा स्टेट अपना राज्य दिवस मनाता है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो दोस्तों, सिक्किम राज्य में 16 मई को उसका राज्य दिवस मनाया जाता है। 2025 में सिक्किम राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, इसलिए यह दिवस 16 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, 1975 में सिक्किम के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भारतीय संसद से सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में विकसित करने की अपील की थी। फिर इसके बाद जो सिक्किम राज्य है वो भारत का अभिन्न अंग बना था। पहले ये स्वतंत्र था, वहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बाद में ये भारत का राज्य बन गया। हुआ क्या था दोस्तों कि जो 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, उसमें सिक्किम को भारत का एक संयुक्त राज्य बनाया गया था, पूरा राज्य नहीं बनाया गया था। और सिक्किम के लोगों से ये कहा गया था कि आप लोग देखिए, भारत के साथ मिलिए, कैसा आपको फील होता है। फिर इसके बाद जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उन्होंने 1975 में ये कहा कि हम भारत में ही मिलना चाहते हैं और हमें भारत पसंद आया है। फिर इसके बाद 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में और 16 मई 1975 को जो सिक्किम है वो भारत का अभिन्न अंग बन जाता है और उसका विलय भारत में हो जाता है। सिक्किम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गंगटोक। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। दोस्तों, नामग्याल राजवंश ने 17वीं शताब्दी में सिक्किम राज्य की स्थापना की थी। सिक्किम भारतीय राज्यों में सबसे कम आबादी वाला और दूसरा सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम पूर्वी हिमालय का एक पार्ट है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में ही स्थित है और
सिक्किम के लगभग 35% क्षेत्र पर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल यानी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सिक्किम की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिक्किम नेपाल, चाइना और भूटान से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2025 मेहदी हसन मिराज को चुना गया है, उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो दोस्तों, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा हर महीने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ प्रदान करती है। तो अप्रैल 2025 के लिए बांग्लादेश के जो ऑलराउंडर हैं मेहदी हसन मिराज, उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है पुरुष वर्ग में। तो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैच खेले गए थे उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था, इसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। वहीं अगर हम महिला खिलाड़ियों की बात करें तो स्कॉटलैंड की जो कप्तान है कैथलीन ब्राइस, उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, तो पुरुषों में चुना गया है मेहदी हसन मिराज को और महिलाओं में चुना गया है कैथरीन ब्राइस को। हम पिछले प्लेयर ऑफ द मंथ भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जनवरी 2025 में बने थे जोमेल वार्निकान, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं, और फरवरी में बने थे शुभमन गिल और मार्च में बने थे श्रेयस अय्यर। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो 2025 जनवरी में बेथ मूनी बनी थी, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। फरवरी 25 में अलाना किंग बनी थी, ये भी ऑस्ट्रेलिया की हैं। और मार्च 2025 में जॉर्जिया वोल बनी थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है, तो ये प्लेयर ऑफ द मंथ भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस क्षेत्र के लोगों ने उससे आज़ादी का ऐलान किया है? आंसर हो जाएगा बलूचिस्तान। तो दोस्तों, बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान से अलग होने यानी अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया है। तो बलूच नेता है मीर यार बलूच, तो उन्होंने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया है। उन्होंने ये बताया है कि बलूचिस्तान में लगातार जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन किया जा रहा है, किडनैपिंग हो रही है, हिंसा हो रही है, इसलिए हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया गया है वहाँ के लोगों के द्वारा। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत और जो ग्लोबल समुदाय है यानी कि जो विश्व के और भी देश हैं, वो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए मान्यता और समर्थन करें। यानी कि वो चाह रहे हैं कि भारत बलूचिस्तान को अब मान्यता दे एक देश के रूप में, और दुनिया के और भी देशों से उनका कहना यह है कि वो देश भी बलूचिस्तान को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान करें। आपको याद रखना है कि बलूचिस्तान को 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान में जबरदस्ती शामिल किया गया था। ठीक है, पहले ये एक स्वतंत्र देश था, लेकिन इसको जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल किया गया था। जब इसको जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल किया गया था, वहाँ के लोग बहुत ही नाखुश थे, वो नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में मिल जाएं। और फिर इसके बाद लगातार वहाँ पर आज़ादी की मांग उठती रही है और ये मांग आज तक उठ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान का मैप है। ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये बलूचिस्तान है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है। जितना क्षेत्रफल हमारे राजस्थान का है, उतना ही क्षेत्रफल बलूचिस्तान का है, और इसकी जो कैपिटल है वो है क्वेटा, ये आप याद रखिएगा। और बलूचिस्तान की सीमा अफगानिस्तान से लगती है, ईरान से लगती है। ठीक है, और यहाँ पर अरब सागर से भी इसकी सीमा लगती है। बलूचिस्तान में एक संगठन है जिसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या BLA के नाम से जाना जाता है, और यही जो BLA है ये वहाँ पर आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है। तो BLA का जो गठन हुआ था ये 1970 के दशक में हुआ था। हालांकि पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका इसे आतंकी संगठन मानते हैं। ठीक है, यह संगठन अलग देश की मांग पर पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले करता है। ठीक है, आपने कुछ समय पहले सुना होगा न्यूज़ में कि पाकिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। ठीक है, तो ये किसने किया था? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने। यहाँ पर आप मैप देख पा रहे हैं, ये है हमारा राजस्थान और ये है बलूचिस्तान। तो इसका जो एरिया है 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर है, उतना ही क्षेत्रफल हमारे राजस्थान का है। ठीक है, अगर ये अलग हो जाता है तो इतना बचेगा ये पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU ने किस देश की ई-नोनू यूनिवर्सिटी के साथ अपने समझौते को निलंबित कर दिया है? आंसर हो जाएगा तुर्की या तुर्की। तो तुर्की की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ई-नोनू यूनिवर्सिटी,
तो उसके साथ जो JNU के संबंध थे वो अब खत्म हो गए हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है? अभी आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करने में कौन शामिल था? तुर्की। ठीक है, तो अब भारत के लोग जो हैं वो तुर्की का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब तुर्की में भूकंप आया था तब भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन दोस्त, और तुर्की की मदद की थी। आज वही तुर्की भारत के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो भारत के लोगों ने भी उसको बाइकआउट करने का फैसला लिया है। तो जो JNU है उसने जो तुर्की की यूनिवर्सिटी थी उससे अपने संबंध खत्म कर लिए हैं। इस प्रकार से और भी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने तुर्की से अपने संबंध खत्म करने का फैसला लिया है। और इसके अलावा एक और देश था जिसने पाकिस्तान का समर्थन किया था, उसका नाम था अजरबैजान। ठीक है, तो तुर्की और अजरबैजान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया था और बयान भी दिए थे। अगला क्वेश्चन है, अडानी समूह ने किस राज्य में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, अडानी समूह की एक प्रमुख कंपनी है जिसका नाम है अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड। ठीक है, तो उसने छत्तीसगढ़ में खनन रसद के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक लॉन्च किया है। यानी कि ऐसा ट्रक लॉन्च किया है जो कि हाइड्रोजन से चलता है और उसका उपयोग माइनिंग में किया जाएगा। कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं 2025 की। तो इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने वाले हैं? शुभांशु शुक्ला। तो ये जून में जाएंगे। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला स्टेट कौन है? उत्तराखंड। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग बनाई गई है चाइना के तियानशान सेंगली सुरंग, चाइना में बनाई गई है। इस सुरंग का नाम ये है। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला UT कौन है? चंडीगढ़। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन है? मसाली, जो कि गुजरात में है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला स्टेट कौन है? गुजरात। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहां पर किया गया है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, साउथ कोरिया का टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा हिना खान को। तो लोकप्रिय टीवी और फिल्म अभिनेत्री हैं हिना खान, तो उन्हें कोरिया पर्यटन की ओर से मानद यानी कि एक सम्मान के रूप में उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। जो हिना खान है वो कई टीवी सीरियल कर चुकी हैं। चलिए साउथ कोरिया की बात कर लेते हैं। तो साउथ कोरिया एशिया में ही है और कैपिटल इसकी सियोल है। करेंसी है साउथ कोरियाई वॉन और यहाँ के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं ली जू हो। ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। तो फ्रांस का एक लग्जरी ब्रांड है जिसका नाम है चैनल, तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है अनन्या पांडे। फिट इंडिया आइकॉन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। विजन 2020 इंडिया की सद्भावना राजदूत बने हैं कृष्णमाचारी श्रीकांत। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल और स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह है। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर PB सिंधु और खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बने थे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत नीति शुरू की है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नीति शुरू की है, यानी कि आर्टिफिशियल जो रेत होती है उसको बढ़ावा देने के लिए एक नीति बनाई है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो अब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि जो सरकारी और जो अर्ध सरकारी भवन होंगे उनके अंतर्गत जो प्रोजेक्ट चलेंगे उसमें कृत्रिम रेत यानी आर्टिफिशियल रेत का उपयोग किया जाएगा। ये कुछ स्टेट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल शुरू की है। राजनाथ सिंह जी ने अभी हाल ही में लखनऊ में ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का शुभारंभ किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है, यानी कि अहिल्याबाई होलकर की जो 300वीं जयंती है इसके अवसर पर
उनकी बायोपिक बनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने 5 मई को अभी हाल ही में व्यापारी दिवस घोषित किया है। नवी मुंबई में विदेशी विश्वविद्यालयों वाला भारत का पहला एडू सिटी बनेगा। और ओडिशा सरकार ने सिमलीपाल को अभी हाल ही में ऑफिशियली तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है। इस प्रकार से ये भारत का 107वां नेशनल पार्क बना है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो भारत ने स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली भार्गव अस्त्र का सफल परीक्षण किया है। इसको किस कंपनी ने बनाया है? आंसर हो जाएगा सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने। तो देखिए, भारत ने ओडिशा के गोपालपुर में जो सीबर्ड फायरिंग रेंज था उसमें सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाए गए भार्गव अस्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से ड्रोन को खत्म किया जा सकता है। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के तहत देखा होगा कि पाकिस्तान ने भारत की तरफ ड्रोन भेजे थे। तो इसी प्रकार के हमले से बचने के लिए भारत में ये सिस्टम तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये 2.5 किलोमीटर तक के ड्रोन को बेअसर कर सकता है, 2.5 किलोमीटर तक ड्रोन को खत्म कर सकता है। अगर झुंड में भी ड्रोन आएंगे ना तो उनको भी मार सकता है ये सिस्टम। दोस्तों, इसका जो राडार है वो 6 किलोमीटर दूर से ड्रोन को पहचान सकता है और 10 किलोमीटर दूरी पर उड़ रहे ड्रोन का पता भी लगा सकता है। चलिए दोस्तों, डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमलों को S-400 जिसे सुदर्शन चक्र बोला जाता है एयर डिफेंस सिस्टम से विफल किया था। तो पाकिस्तान ने मिसाइलें चलाई थी, ड्रोन चलाए थे, तो उनको खत्म किससे किया गया है? S-400 से, जिसे हम सुदर्शन चक्र बोलते हैं। और ये जो S-400 है ना, ये भारत ने रूस से खरीदा था। और भारत ने 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमान अभी हाल ही में फ्रांस से खरीदने के लिए समझौता किया है। रूस भारत को INS तमाल नाम का एक स्टील्थ युद्धपोत फ्रीगेट प्रदान करेगा। भारत का रक्षा उत्पादन लक्ष्य 2029 तक 3 लाख करोड़ तक पहुंचना। अगला क्वेश्चन है, भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में 15 मई को वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो इसी अवसर पर नई दिल्ली में भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना और जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए डिजिटल सामग्री सुलभ बनाना। यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं वो डिजिटल सामग्री का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, उनको किस प्रकार से सरल बनाया जाए डिजिटल सामग्री को, जिससे वो उसका उपयोग कर सकें और अपने जीवन को सरल बना सकें। इसके लिए ये सम्मेलन अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दोस्तों, चलिए कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं। जैसे 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस समारोह का आयोजन वियतनाम के हो ची मिन शहर में किया गया है। ADB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 58वीं बैठक इटली के मिलान शहर में हुई है। 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन इंडिया में किया जाना है। और पहले विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन मुंबई में किया गया है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन। तो जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें अर्जुन400। इस कोर्स की वैलिडिटी है 2 साल की। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। और राजा गुप्ता सर की बुक को अगर आप घर पर मंगाना चाहते हैं तो अभी समर सेल चल रहा है। इस वेबसाइट पर जा कर के आप मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये जो बुक है वो आपके घर तक पहुंच जाएगी। ये स्टैटिक GK की बुक है, ठीक है। और दोस्तों, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कल के करंट अफेयर्स को, यानी इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत के 52वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? BR गवई। UPSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय कुमार। केंद्र सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस घोषित किया है? 23 सितंबर को। अनीता आनंद किस देश की विदेश मंत्री बनी है? कनाडा। भारत का 6वां सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? जेवर, उत्तर प्रदेश में।
और CCI बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? पंकज आडवाणी। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन बने हैं? हरवंश चावला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद PM मोदी ने आदमपुर वायु सेना केंद्र का दौरा किया है, किस राज्य में? पंजाब। दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली किस देश ने शुरू की है? भूटान। और वीर रथ पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? नोएडा में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व में सबसे बड़ा, लंबा, छोटा, ये सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो लंबी नदी है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। चौड़ी नदी है अमेजन, जो कि ब्राज़ील में है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। छोटी नदी है डी नदी, जो कि अमेरिका में है। और सबसे लंबी तट रेखा है कनाडा की। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी, जो कि जर्मनी में है। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, जो कि रसिया में है। और सबसे गहरी झील है बैकॉल, जो कि साइबेरिया रूस में है। और मीठे पानी एंड ताजे जल की झील है सुपीरियर झील, जो कि कनाडा अमेरिका में है। और बड़ी खारे जल की झील है कैस्पियन सागर, जो कि रूस में है। और झील के अंदर झील है मैनीट, जो कि कनाडा में है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि भारत के 52वें नंबर की चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो VR गवई बने हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब से हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो। दोस्तों, जब आप स्टडी करके ऐप पर जाएंगे तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा 13 महीने के करंट अफेयर्स और 1800 MCQs की ई बुक मिल जाएगी। और 2025 की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिल जाएगा 199 रुपये में। पैकेज 100, इसके लिए कूपन कोड यूज करना है। 2024 की ई बुक भी आपको इसी कूपन कोड के साथ मिल जाएगी। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। ऐप पर ये सभी ई बुक भी मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इनको भी आप प्राप्त कर